नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के जैसे कि हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पार्ट वाइज करा रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये जो है आपका चैप्टर है जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। इसमें हम डेली आपको 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 2। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 1, जो कि पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये जो आपके प्रश्न होंगे ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी परीक्षा की आप जो है वो तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था? फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है संवेग, ऊर्जा, आवेग या लंबाई। ये 4 ऑप्शन थे। आपको बताना था कि इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, लंबाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है लंबाई को, यानी कि लंबाई जो है इसका मात्रक होता है। और फेमेट्रोमेट्री जो है आपका 10 मीटर के बराबर होता है। इसी को अन्य नाम से भी फर्मी को जो है वो जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है एक चतुर्भुज। तो इस दूरी को ही फर्मी भी जो है वो कहा जाता है। और फर्मी का नाम फर्मी जो है वो किस आधार पर पड़ा? तो एक भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी। मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ उनका, एनरिको फर्मी। इन्हीं के नाम पर जो है नाम रखा गया था। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह समय जो सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। प्रकाश वर्ष के संबंध में आपको याद होगा तो पिछले वाले पार्ट में भी प्रश्न आया था, परंतु ऑप्शन ये नहीं थे, ऑप्शन बदले हुए थे। प्रश्न पूछने का तरीका जो है आपका बदला हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है उसी को जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बारे में सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। परंतु एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, 9.460528 इंटू 10 की पावर 15 मीटर जो है वो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष को यदि मीटर में बात करें तो ये आपका होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई जो है वो है समय का है, प्रकाश की तीव्रता का है, दूरी का है या प्रकाश वेग का है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको प्रकाश वर्ष किसका जो है वो मात्रक है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का जो है वो मात्रक है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, डायोप्टर होता है या अन्य होता है, या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी बार ये पूछा जाता है, ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका रीजन क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है पानी में डाली हुई जो छड़ी होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण जो है वो क्या होता है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा, अपवर्तन के कारण ऐसा जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि समय के संबंध में आपको इसमें से बताना है कौन सी इकाई जो है वो नहीं है।
पहला ऑप्शन है दिन, दूसरा ऑप्शन है वर्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष और चौथा ऑप्शन है घंटा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं चलिए उत्तर की, बिल्कुल किसी का गलत नहीं होगा। प्रकाश वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका समय जो है उससे संबंधित इकाई नहीं होता है, दूरी से संबंधित इकाई होता है। अभी हमने प्रश्न में देखा भी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है केल्विन पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल पैमाने पर या पास्कल में। आपको बताना है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर पैमाने पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख रहे हैं आप सारे प्रश्न आपके मेजरमेंट या कह सकते हैं मात्रक मापन इन्हीं पर जो है वो आधारित हैं, क्योंकि हम ये चैप्टर लेकर जो है वो चल रहे हैं आगे। जैसे कि और आगे हम चैप्टर देखेंगे तो उन चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो साथ साथ हम देखते चलेंगे। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अब देखिए प्रश्न को घुमा कर पूछ लिया गया है। कोशिश यही है कि जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सके सभी प्रकार यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। तो जनसंख्या वृद्धि, हिमनदी की चाल, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में जाना भी। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो क्या है। अच्छा प्रश्न है, वाट है, जूल है, न्यूटन सेकंड है या जूल सेकंड है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से तो आपका ऑप्शन नंबर बी जूल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं किसको, यांत्रिक ऊर्जा को, जिससे कि और चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो। यांत्रिक ऊर्जा की यदि हम बात करें कि क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कहते हैं इसे, तो मैकेनिकल एनर्जी इसको इंग्लिश में कहते हैं। डेफिनेशन की यदि हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा और उसके साथ साथ स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा जो है कहते हैं। या और ज़्यादा सरल भाषा में हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु में विद्यमान उसकी गति और स्थिति के कारण ऊर्जा की जो वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा है वो जो है वो कहते हैं। तो इसमें आप कह सकते इस ये भी कह सकते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसके अंतर्गत आपका गतिज ऊर्जा आता है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो आता है। तो अब थोड़ा सा यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है उसको भी समझ लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, जिसे हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी के नाम से जो है वो जानते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं, यानी कि के से ही व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन के तौर पर आप कह सकते हैं कि किसी पिंड या गोले की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है, उसे पिंड की हम गतिज ऊर्जा के नाम से जो है वो जानते हैं। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ये के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर जो मैंने लिखा हुआ है, ये रेखीय गति के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। जहाँ पर जो आपका एम देख पा रहे हैं ये जो है आपका द्रव्यमान होता है और जो वी देख पा रहे हैं ये आपका वेग होता है। परंतु यही आपसे कहा जाए घूर्णन गति के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र, तब आपका हो जाएगा 1/2 बराबर ओमेगा का, इस प्रकार से ना लिखकर 1/2 उसके बाद बटे ओमेगा जो है वो उसका स्क्वायर। जहाँ पर जो आपका ओमेगा है ये आपका कोणीय वेग जो है वो होता है। ये जब सूत्र होता है जब बात की जाती है घूर्णन गति के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र, पर मेन आपका के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर ही जो है यूज होता है। और जो आपका दूसरा स्थितिज ऊर्जा होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी ओ
POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसे कहते हैं। और इसे हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि स्थिति के कारण जो ऊर्जा कह सकते हैं उत्पन्न होती है, वो आप कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और जो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है इसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई या मात्रक तो क्या होता है, तो जूल जो है वो होता है। जो भी प्रश्न पूछे जा सकते थे सभी मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं 9, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, दबाव से, मात्रा से, घनत्व से या फिर शुद्धता से। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दबाव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके संबंध में मैंने आपको बताया भी था कि पास्कल जो है वो दबाव की SI जो है वो व्युत्पन्न इकाई जो है वो होती है। और प्रश्न यही कहा जा रहा है कि जूल ऊर्जा से संबंधित है यानी कि उसकी इकाई है, उसी तरह पास्कल संबंधित किससे है, तो आपका दबाव से संबंधित होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को जो है वो मिलते हैं कि इसका संबंध उससे जो है वही सेम संबंध उसका आपको जो है वो बताना होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि प्रकाश की गति जो है वो है 3 गुणे 10 की पावर 11, 9 गुणे 10 की पावर 2, 3 गुणे 10 की पावर 8 या 2 गुणे 10 की पावर 4। सभी मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू हैं। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपका प्रकाश की गति जो है वो होती है। इसको रट के रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल में जो है ये हेल्प करेगा। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल में वैल्यू ये दे भी रखी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब उसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, या इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका सबसे लास्ट वाला डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलेगा। अब मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा, वो है किसके किसके बारे में, भार और द्रव्यमान के बारे में। अब इनमें अंतर समझिए सबसे मेन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु के अंदर कितना द्रव्य है, मैटर कितना ज़्यादा है, उसका आंतरिक गुण होता है, वो किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में समान रहता है। इसको हम अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार देखें या SI इकाई की बात करें तो किलोग्राम जो है इसकी इकाई होती है। ये आपकी एक अदिश राशि होती है, मतलब कोई दिशा नहीं होती है। किसी भी दिशा और दशा में द्रव्यमान हमेशा आपका एक ही रहेगा। इसको एकदम रट के रखिएगा। जैसे कि प्रश्न में देख रहे हैं कि चंद्रमा से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया गया तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा एक ही रहेगा, यानी आप कह सकते हैं द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आपने ये चीज समझी। और ये भी आप कह सकते हैं इसी को कि जैसे वही आप जो चट्टान को लेकर आए हैं उसको चाहे आप हिमालय पर ले जाएं, चाहे सहारा रेगिस्तान में ले जाएं, चाहे चंद्रमा पर ले जाएं या आकाश गंगा में ले जाएं, किसी भी ग्रह पर ले जाएं, उसका द्रव्यमान सदैव जो है वो समान रहेगा, यानी कि बदलेगा जो है वो नहीं। आपको द्रव्यमान समझ में आ गया। अब समझते हैं भार को। भार की जब बात होती है तो भार उस वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका परिणाम होता है। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग है। यानी कि जब चट्टान जो है इसको पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार क्या होगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है उसका परिणाम है उस पर जो है वो डिपेंड करता है, इसी कारण जो है वो बदल जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मान जगह के साथ बदलता रहता है, इसलिए भार का जो मान होता है वो भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है न्यूटन, जो बहुत बार पूछी जाती है। इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। और भार ये आपका एक सदिश में आता है, सदिश राशि होती है, जबकि जो द्रव्यमान था वो आपकी एक अदिश राशि होती है। उसका
जो द्रव वो मात्रक था वो किलोग्राम होता है। दोनों में देखिए साथ साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें क्या अंतर होता है थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें यह संबंध होता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम होता है। तो चार ही चीजों को हमने समझा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही नहीं है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, एकदम इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ से एक नया पॉइंट आपको पता चल रहा है। दूसरा कह रहा है नॉट जो है वो जहाज के चाल की माप, ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा कह रहा है एंगस्ट्रॉम या ओंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये ओंग लिखा है, ये ऐसे भी लिखा जाता है बहुत जगह, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और चौथा कह रहा है प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई है, तो ये बस आपका गलत हो जाएगा। और आपसे प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये तो पता ही है, परंतु ये तीन चीज़ें और आपको पता चल रही हैं, तो यही होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो प्रश्न है उनको करने का। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 प्रश्न कह रहा है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। 159 लीटर, 131 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 159 लीटर जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14, कार्य का मात्रक है। सभी जानते हैं, किसी का गलत नहीं होगा, न्यूटन, जूल, वाट या डाइन। तो आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही बताते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और इसे हम इस प्रकार जैसे परिवर्तित प्रदर्शित करते हैं। और यदि बात करें एक जूल की वैल्यू, तो एक जूल आपका जो है वो एक न्यूटन मीटर के बराबर जो है वो होता है। और कार्य की यदि बात करें कौन सी राशि है अदिश की सदिश, तो आपका एक अदिश राशि है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की गति, भूकंपी लहरों का आयाम या ध्वनि की तीव्रता। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है वही, परंतु ऑप्शन थोड़े से बदल दिए गए हैं। बाकी प्रश्न इससे पहले भी इससे बेस्ड जो है वो आया था। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो भूकंपी लहरों का आयाम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16, डेसिबल इकाई का प्रयोग किस जिसके मापन में होता है वह इनमें से क्या है। ऊष्मा की तीव्रता नापते हैं, प्रकाश का वेग नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं या रेडियोधर्मी आवृत्ति मापते हैं। और डेसिबल से संबंधित ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पहले पहले बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की तीव्रता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि डेसिबल से संबंधित ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपके लिए उपयुक्त कौन सी ध्वनि होती है जो आपके कानों को नुकसान ना पहुंचाए, या कह सकते हैं कि सबसे धीमी ध्वनि क्या होती है। इस टाइप के प्रश्न अलग अलग जो है वो डेसिबल से जो है वो पूछे जाते हैं। या बहुत बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि सामान्य जो बातचीत का स्तर है उसमें कितने डेसिबल की ध्वनि होती है, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल। ऑप्शन में इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। तो 60 डेसिबल जो है लगभग माना जाता है सामान्य जो बातचीत का स्तर होता है। इसी प्रकार आपका मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल या स्कूटर, ट्रक, इनमें ध्वनि स्तर कितना होता है, तो लगभग आपका 90 डेसिबल होता है। तो अलग अलग जो है आपके इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बल न्यूटन, कार्य जूल, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। आपको बताना है कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। लगभग लगभग सभी मैं आपको बता चुका हूं, अब आप आसानी से इनमें से छांट सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि दाब जो है वो डाइन ये जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ये तो आपको पता है कि दाब जो है उसका मात्रक डाइन नहीं होता है, तो किसका होता है,
तो ये जो बल आप देख रहे हैं इसी का ही मात्रक जो है वो डाइन होता है, परंतु सीजीएस पद्धति में होता है। किस में होता है? सीजीएस पद्धति में होता है। और यदि बात करें बल के मात्रक की एसआई पद्धति में, तब आपका न्यूटन होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। एसआई मात्रक पूछा जाए बल का तो न्यूटन होता है, परंतु सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो डाइन होता है। और यदि ये बात करें एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10 की पावर 5 डाइन जो है वो होते हैं। ये सभी आपको हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल करने में। आप देखिए सुपर टेट का यदि पेपर उठाकर देखिए तो आपका जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर आया था उसमें न्यूमेरिकल की संख्या कितनी ज़्यादा थी, ये सभी वैल्यू आपको पता होंगी, तभी आप जो है वो कर पाएंगे। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ऊर्जा की, विभवांतर की या शक्ति की। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा जो है इसकी इकाई जो है वो होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं आपका 19, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। यहाँ पर वैल्यू ना पूछ करके प्रश्न को उसी में ही प्रश्न को घुमा दिया गया है, और आपको बताना है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सेंटीमीटर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको समझिए, क्यों? क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू होती है, यदि इंच में बात करें तो 0.393701, और इसी को यहाँ पर 0.39 शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो इसीलिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा था, अब समझ में आपको आ रहा होगा कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो सेंटीमीटर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, देखिए सदिश राशि पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, वहीं से मैंने प्रश्न पूछा है। इस वीडियो का चाल, समय, विस्थापन, दूरी, इन चारों में से कौन सा सही होगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न जो भी आपके सदिश या अदिश राशि से पूछे जाते हैं, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अपना उत्तर ABCD के फॉर्म में या कमेंट में यही उत्तर टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। इसका उत्तर हम देखेंगे इसी विज्ञान के पार्ट नंबर जो है वो 3 में, दोपहर के जो है वो 3 बजे। तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। सुपर टेट की साइंस की और सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप चैप्टर वाइज जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।